हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है वो भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में। और क्या है कि ये जो मॉडर्न का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और सभी एग्ज़ाम में, चाहे हायर का हो लोअर हो जो भी हो, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या है ना कि जो मॉडर्न के जितने सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनेंगे वो धीरे धीरे मैं वीडियो लाऊंगी, उसी पे बनाऊंगी। और साथ ही साथ जो आपका जो एंसेंट हिस्ट्री से जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको कंटिन्यू वीडियो डाला जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर कौन कौन बने हैं। सबसे पहले बंगाल के गवर्नर बने हैं, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय बने हैं। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल फिर वाइसराय बने हैं। तो एक सीरीज वाइज से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि बंगाल के गवर्नर कौन कौन से बने हैं। तो सबसे पहले जो है बंगाल के गवर्नर हैं रॉबर्ट क्लाइव, वेसिंटॉट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग्स। ये चार जो है वो बंगाल के गवर्नर हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बल्कि बंगाल के गवर्नर हैं ये चार। नेक्स्ट देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव जो है 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 का प्लासी युद्ध हुआ था 23 जून को, 23 जून को हुआ था प्लासी का युद्ध। बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए उप दीवान नियुक्त किया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को और बिहार के लिए राजा सिताब राय तथा उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ की नियुक्ति की। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि बिहार के लिए किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, बिहार के लिए किसे नियुक्त किया गया तो सिताब राय को, उड़ीसा के लिए तो राय दुर्लभ को, और बंगाल के लिए तो मोहम्मद रजा खां को। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। फिर क्या है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक माना जाता है किसे, रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है कि इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, यानी कि कार्य किसी और का और कर्तव्य किसी और का। ठीक है, तो वो होता है बंगाल में द्वैध शासन, मतलब कि कार्य का जो भार दिया गया था वो बंगाल के नवाब को दिया गया था। ठीक है, दायित्व के साथ साथ कार्य का भार, जो राजस्व की वसूली की जाती थी वो इन अंग्रेजों के द्वारा की जाती थी, उसी को बोलते थे द्वैध शासन। एक है श्वेत विद्रोह, जो अंग्रेज के द्वारा विद्रोह किया गया था, उनके सैनिकों के द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। आपको ये पता होगा कि 1757 का प्लासी युद्ध जो है वो भारतीय इतिहास में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। ठीक है, और सिराजुद्दौला के बीच हुआ है। ठीक है, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई है अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। इलाहाबाद की संधि, जैसा आप जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि जो है 2 बार हुआ है। एक है 12 अगस्त 1765 को, एक है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। सलालवत जंग तथा आलमगीर द्वितीय द्वारा उमरा की उपाधि दी गई थी। क्लाइव ने मतलब उमरा की उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को दिया गया था। रॉबर्ट का कार्यकाल जो है वो 1757 से 60 और फिर 65 से 67 में बना था, ये ध्यान रखिएगा। क्लाइव ने सेना के 3 केंद्रों की स्थापना की थी। सेना के 3 केंद्र थे, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ है, पटना में। ये एक बांकीपुर पटना में है और एक पश्चिम बंगाल में। तो ये जो बांकीपुर है वो पश्चिम बंगाल में है। सेना के 3 केंद्र की स्थापना। आपको पता होगा कि ये सेना जो है वो अंग्रेजों के साम्राज्य का एक स्तंभ था। 3 स्तंभ थे जिसमें से एक ये थे सेना। वेसिंटॉट देखते हैं कि वेसिंटॉट का जो कार्यकाल था वो 1757 से 1764 तक था और इसी के समय बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बस ये ध्यान रखिएगा कि बक्सर का युद्ध किस बंगाल के गवर्नर के समय हुआ था, तो वेसिंटॉट। इसके बाद आया कॉटियर। ठीक है, कॉटियर जो है वो 69 to 72 है, क्योंकि इससे पहले जो था वो 64 के बाद कौन आ गया था, ये रॉबर्ट क्लाइव आ गया था, है ना। कॉटियर
देख लिए। और इसी के समय बंगाल में अकाल आया था और 1770 में। क्वेश्चन ये आता है बंगाल में अकाल कब आया था? 1770 में। और सबसे ज़्यादा लोग, लाखों में लोग मरे थे इसे, ठीक है, इसी बंगाल के अकाल में। और ये जो अकाल था ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीतियों का प्रतिफल था, ये परिणाम था। निगेटिव रोल निभाया था बंगाल के अकाल ने, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये है नेक्स्ट, तो जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। पहला कौन था? तो बंगाल के गवर्नर, अब है बंगाल के गवर्नर जनरल। तो कौन कौन बने थे? तो वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन बार्लो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एमहर्स्ट और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आप इसका सीरीज याद कर लीजिएगा क्योंकि सीरीज क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। 1774 से 85 इसका कार्यकाल था। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था और अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों का ये प्रथम एक्ट था। वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। तो क्वेश्चन में आएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 1781 का अधिनियम, इसके एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था 1781 का, इसे बोलते हैं। इसके गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या दी गई क्योंकि ये जो नंद कुमार हैं ये निर्दोष थे, इन पे दोषारोपण कर दिया गया, ठीक है। 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस बिहार में भी। तो ये याद रखिएगा कि मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना 1781 में किया गया वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ओके। 1775 से 1782 का प्रथम मराठा युद्ध हुआ तथा 1782 में सलवाई की संधि हुई, जो 20 वर्षों की सलवाई की संधि थी। 1780 से 84 का द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और मैंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। ये तो आपको पता होगा कि इसमें क्या है कि टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों बाप बेटे थे। और इसमें क्या हुआ था कि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद टीपू सुल्तान लड़े थे। 1784 का पेट्स इंडिया एक्ट, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता की स्थापना कर दी गई। चार्ल्स विल्किंस के द्वारा गीता एवं हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति के बारे में जानना था। इसी वजह से भारतीय जो जितने भी प्रसिद्ध पुस्तक होती थी उसकी रचना करते, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करके उन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करते थे कि भारत की प्राचीन जो संस्कृति है कितनी समृद्धशाली है। राजकोषीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया वारेन हेस्टिंग्स के समय, ठीक है। इजारेदारी प्रथा का आरंभ वारेन हेस्टिंग्स ने किया। हिंदू तथा मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया और अभिज्ञान शाकुंतलम आपको पता होगा कि किनका है? कालिदास का है। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। क्वेश्चन ये आता है कि घेरे की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, जिसका कार्यकाल 1784 से 85 था। 1775 में आसफदौला के साथ फैज़ाबाद की संधि हुई। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि फैज़ाबाद की संधि जो है वो कब हुई थी? 1775 में हुआ था आसफदौला के साथ, ठीक है, और वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से 93, फिर 1805 आता है। 1805 में वो आते हैं, पर इनका कार्यकाल उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता जितना 1786 से 93 के बीच में इनके द्वारा कार्य बहुत सारे किए गए थे। जैसे कि देखते हैं कि जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथ में सौंप दिए गए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुआ था,
ठीक है, ये इसे याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ। कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया गया। कॉर्नवालिस संहिता जो था वो कानूनों की संहिता थी 1793 में, जिसमें अनेक न्यायिक सुधारों का उल्लेख था। न्यायिक विभाग का समस्त विभाग राजस्व विभाग से पृथक्करण किया गया, मतलब कि न्यायिक विभाग का कार्य अलग होगा जो न्याय से संबंधित होते हैं, राजस्व विभाग जो पैसे लेन देन से काम होता है वो राजस्व, तो दोनों का जो कार्य था वो विभक्त कर दिया गया। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू कर दिया गया, मतलब शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब ये होगा कि जो है जैसे राजस्व विभाग की अपनी कार्यप्रणाली और शक्तियाँ होती है तो उसे राजस्व विभाग के अंतर्गत कर दिया गया, राजस्व का अलग होगा, तो इसी को कहते हैं शक्ति का पृथक्करण, अलग अलग कार्य और सिद्धांत। 1790 से 92 में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना की गई है। क्वेश्चन आया हुआ है कि 4 सर्किट कोर्ट की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, तो कॉर्नवालिस के समय, और कॉर्नवालिस ने किया। कहाँ कहाँ 4 सर्किट कोर्ट का, तो ये है कलकत्ता, ढाका, मुर्शिदाबाद और पटना। पटना को याद कर लीजिएगा क्योंकि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में नागरिक सेवा का जनक, प्रशासन का यूरोपीयकरण तथा सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला कॉर्नवालिस था। प्रशासन का यूरोपीयकरण का मतलब क्या होता है कि प्रशासन में यूरोप की जो पद्धति है उसको अपनाया, ठीक है, अपनाया गया, और सिविल सेवा का प्रारंभ करवाया, ठीक है। पुलिस व्यवस्था के भी जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एकमात्र गवर्नर जनरल जिसकी समाधि भारत में गाजीपुर में है, ठीक है, यूपी में है, तो इसे आप याद रखिएगा, एकमात्र, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद आता है सर जॉन सॉर। 1793 से 98 का कार्यकाल रहता है। 1793 का चार्टर अधिनियम इनके समय आता है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। अहस्तक्षेप की नीति, और इसमें क्या 1793 का जो चार्टर एक्ट होता है वो भारतीयों को काफ़ी रियायतें प्रदान की जाती है, अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है। देशी राज्यों के प्रति तटस्थता की नीति, तटस्थता की नीति मतलब होता है उसके अपने कार्य हैं, उससे हमारे को, जैसे कि अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तटस्थता की नीति अपनाई गई देशी रियासतों के प्रति कि वो उनका काम है। लेकिन अपवाद स्वरूप अवध के उत्तराधिकारी विषय पर उन्होंने, मतलब अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के विषय, अवध के उत्तराधिकारी के विषय पर अपना टांग अड़ाए हैं, मतलब कि राजनीतिक हस्तक्षेप किए हैं। निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा की लड़ाई हुई थी 1795 में, इसे आप याद रखिएगा कि खुर्दा की लड़ाई कब हुई, 1795 में, किसके कार्यकाल में, तो सर जॉन सॉर के कार्यकाल में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि ये जो अहस्तक्षेप की नीति है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा ये देशी रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई गई, किसके द्वारा अपनाई गई, तो सर जॉन सॉर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली। 1798 से 1805 सहायक संधि। वेलेजली का सबसे इम्पोर्टेंट काम था सहायक संधि को लागू करवाना भारत में। इसी की वजह से क्या है, ब्रिटिश जो साम्राज्य था वो विस्तार हुआ है। सहायक संधि की नीति 1798 में प्रारंभ, और सबसे पहले 1798 में यह संधि हैदराबाद के निजाम से हुई थी। यह क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ हुई, तो हैदराबाद के निजाम के साथ। चौथा मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में, टीपू सुल्तान मारा गया। मैसूर 1799 में सहायक संधि के द्वारा विलय हुआ अंग्रेजी साम्राज्य में। तंजौर 1799, अवध 1801 का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। इसे आप याद रखिएगा सीरीज वाइज। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुआ, द्वितीय इसी के समय हुआ। बसीन की संधि मराठा के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, इसे आप याद रखिएगा। 1799 में प्रेस पर सेंसर लगाया गया, मतलब प्रतिबंध लगाया गया, जो कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने की घटना ये पहली मानी जाती है। इसके अंतर्गत अब संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना होता था और सभी प्रकार के तत्वों, प्रकाशक सामग्री को सरकार के पास सेंसरशिप हेतु भेजना होता था। मतलब क्या हुआ कि अब समाचार पत्र में अंग्रेजों के द्वारा जो कार्यप्रणाली अपनाई जा रही थी उसके विरुद्ध हम कुछ लिख नहीं सकते थे। इसका मतलब ये हुआ। लॉर्ड लेक के नेतृत्व में 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और एक्टर लोनी लाल किले का पहला ब्रिटिश रेजिडेंट बना। आप इसे याद रखिएगा,
ठीक है, कि पहला ब्रिटिश रेजिडेंट कौन सा बना, लाल किले पे। 1802 में एमिन्सन की संधि के तहत पांडिचेरी पुनः फ्रांसीसियों को दे दिया गया। 1802 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किया गया। जो इम्पोर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो कलकत्ता में है। स्थापना 1800 में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण हेतु की गई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछले बार 2021 में क्वेश्चन आया है IAS में। किंतु 1802 ईस्वी में इसे बंद कर हैलबरी में ही प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 1805 से 1807 का जो कार्यकाल था वो सर जॉर्ज बार्लो का था। इनका कार्य था रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करना, मतलब रियासत के जो काम है उन्हें उनसे कोई मतलब ना रखना, राजनीतिक हस्तक्षेप ना करना, उनकी अपनी कार्यप्रणाली उन्हें रहने देना। वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा कि वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1857 का जो विद्रोह होता है तो माना जाता है कि सिपाही विद्रोह जो था वो 1857 ही नहीं बल्कि 1806 में भी हुआ था, वेल्लोर का विद्रोह। लॉर्ड मिंटो प्रथम, जिसका कार्यकाल है 1807 से 1813, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी। कब हुआ था, तो अप्रैल 1809 में हुआ था। ठीक है, आप 1809 याद रखिएगा, अप्रैल नहीं, क्योंकि ये शायद फरवरी में हुआ था। सिंध के साथ रारा शाश्वत मित्रता की संधि की गई थी। मतलब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सिंध के साथ मित्रता की संधि की गई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम में ये इंपॉर्टेंट है कि अमृतसर की संधि किसके कार्यकाल में हुआ था, और रणजीत सिंह के साथ हुआ था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिनका कार्यकाल है 1813 से 23। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 और इसके परिणाम स्वरूप सुगौली की संधि 1816 में हुआ अंग्रेज और नेपाल के बीच। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1819 तक हुआ और मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हो गया। तो ये क्वेश्चन आएगा कि मराठा का विलय अंग्रेजों में कब हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य में, तो 1819 में हो गया। ठीक है, लास्टली में अगर देखते हैं सुगौली की संधि जो नेपाल के साथ हुआ है, सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्वेक्स ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। 1818 में ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मेटकाफ ने राजपूत रियासतों के साथ संधि कर ली, जो इम्पोर्टेंट है। 1817 में कलकत्ता में डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यह क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। पिंडारियों का दमन एवं पेशवा पद की समाप्ति की घोषणा किया गया। ठीक है, पिंडारियों का दमन, ये मराठी के साथ जुड़े हुए थे। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में लागू हुआ और मद्रास के गवर्नर थॉमस मुंडो के द्वारा, ठीक है, मद्रास में लागू हुआ रैयतवाड़ी। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई। ये सब क्या है ना कि एक भू प्रणाली थी। ठीक है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। 1822 का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, बंगाल में लागू हुआ टेनेंसी एक्ट। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका कार्यकाल है 1823 से 28। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 1826 और यानडूब की संधि हुई कब, 1826 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 1814 से 1816। ठीक है, और इसके बाद सुगौली की संधि हुई नेपाल के साथ। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि वर्मा के साथ जो युद्ध हुआ नेपाल, और ये आंग्ल और वर्मा मतलब अंग्रेज के साथ, और वर्मा म्यांमार जिसे बोलते हैं, युद्ध हुआ 1824 से 26 और 26 में यानडूब की संधि। ये क्वेश्चन आ चुका है कि यानडूब की संधि किसके बीच हुआ है। ठीक, और एक और भी क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि किसके बीच हुआ है, तो ये याद रखिएगा। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह 1824 में हुआ। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1828 से 1833 का कार्यकाल है और 1833
तक जो कार्यकाल है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, 1833 से 35 तक जो कार्यकाल होता है वो वायसराय के रूप में होता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। ठगी प्रथा का अंत 1830 में हुआ और कर्नल स्लीमैन ने ठगों के विरुद्ध अभियान चलाया था। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 के तहत योग्यता को ही सेवा का आधार स्वीकार कर लिया गया, किंतु इसे वापस भी ले लिया गया था, इस धारा को, ठीक है, यह वापस भी ले लिया गया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव डाली गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित सर्किट कोर्ट को बंद कर दिया गया। जो 4 जगह सर्किट कोर्ट की स्थापना कर दिया गया था उसे बंद कर दिया गया, एवं न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर देसी भाषाओं को अपनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो भारत के गवर्नर जनरल है, और भारत के गवर्नर जनरल जो है वो मैं आपको बताई हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ही है जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, और इनका कालखंड जो है 1833 से 35। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी वो भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।